ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गवाह है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह और अब खबर देखते हैं विस्तार से। एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा से मिले हैं जीतन राम मांझी। करीब आधे घंटे तक नड्डा से मांझी की मुलाकात हुई है। जीतन राम मांझी ने 15 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि बीजेपी 7 पर तैयार है। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अपने बेटे संतोष मांझी के साथ जेपी नड्डा से मिले थे जीतन राम मांझी। इससे पहले जीतन राम मांझी का यह बयान सामने आया था कि वे अपनी पार्टी को मान्यता दिलाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा सीटें चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन भरोसा करे तो वो 50 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा दावा उन्होंने किया था। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू की ओर से उन्हें 7 सीटें ऑफर की जा रही हैं, लेकिन 15 सीटों की मांग पर टिके हुए हैं जीतन राम मांझी। एनडीए में जीतन राम मांझी के अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों को लेकर नाराज हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलकर फाइनल बातचीत का दावा किया। वहीं यह भी साफ कर दिया कि अभी सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई। यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है। बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। तो मांझी और कुशवाहा ही नहीं, बल्कि एनडीए में सीटों की सिरदर्दी जो चल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं चिराग पासवान, जो अपनी मनपसंद सीटों के लिए बीजेपी के अलावा जेडीयू और मांझी की सिटिंग सीटों पर भी दावा ठोक रहे हैं। दिल्ली में चिराग ने बीजेपी को 30 सीटों की लिस्ट सौंपी है। इसमें 29 जिताऊ सीटों पर अड़े हुए हैं चिराग पासवान। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी 25 से 26 सीटें चिराग को देने को तैयार है। यह भी बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में चिराग की एलजेपी रामविलास पासवान की बैठक की पार्टी की शुरू होने वाली है। जेडीयू ने चिराग को सिटिंग सीट देने से इनकार कर दिया है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी से खुद चिराग को डील करने को कहा है। आज शाम तक अमित शाह से चिराग की बात तो हो सकती है। कल चिराग पासवान का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री जहां पर हैं वहां सम्मान की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन सबके बीच अभी भी जिताऊ सीटों पर वो दावा जो ठोक रहे हैं, उसमें कई सिटिंग सीटें बीजेपी और जेडीयू की हैं और उन पर बड़ा पेच फंसा हुआ है। दरअसल खबर यह आ रही है कि चिराग 5 से 6 सीटों पर समझौते के मूड में नहीं है और इसके लिए पार्टी में भी मंथन चल रहा है। जल्द समझौते का दावा किया जा रहा है। अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। हम लोग सारे अधिकृत कर दिए हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। उस सीट जदयू में है अभी तक। पिछले बार उन्हीं का जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और सांसदगण हैं, जो पार्लियामेंट्री मतलब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है कि अंतिम फैसला गठबंधन को लेके हो, सीट को लेके हो या नंबर्स को लेके हो, अंतिम फैसला चिराग पासवान जी का होगा। वहीं एनडीए में सीटों की माथापच्ची पर महागठबंधन की भी पैनी नजर है। विपक्षी दलों ने एनडीए में सीटों के घमासान पर चुटकी लेते हुए तंज कसा है। तो दरअसल महागठबंधन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में उन लोगों का स्वागत है जो कि एनडीए में रहते हुए खुश नहीं हैं। वो महागठबंधन में चाहे तो आ सकते हैं, महागठबंधन का कुनबा बड़ा हो सकता है, ये बातें कही जा रही हैं। एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। बीजेपी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रही है। नामांकन के अंतिम दिन तक एनडीए में भगदड़ मचनी तय है। यानी श्री तेजस्वी यादव जी का जो कहना है ए टू जेड, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सबको भरोसा है। सब लोग छोड़कर अभी तो ये झांकी है
असली फिल्म बाकी है, अभी आगे आगे देखिए अभी कौन कौन आते हैं। राघोपुर की जनता तेजस्वी जी को विधायक के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में चुनने जा रही है। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अगले बार हनुमान बना करके जदयू को खत्म किए थे, इस बार जदयू उसको बख्शेगी क्या? है मुखविंदर भाई हैं, नित्यानंद भाई हैं, चिराग भाई हैं, एक तो मुख्यमंत्री थोड़े हैं, परेशान सम्राट भाई हैं, इधर परमानेंट मुख्यमंत्री यही है। तो चुनाव के बाद नीतीश भाई हम लोग की तरफ आ जाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है कि कल होगा एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। सीट बंटवारे और टिकट पर कल होगी घोषणा, ये बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में सीट बंटवारे की लिस्ट जल्द आएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, एनडीए में सीट बंटवारे पर कल ऐलान होगा, टिकटों पर कल होगी घोषणा। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? बीजेपी, जेडीयू, इसके अलावा एलजेपी, आर, एचएएम और तमाम जो पार्टियां हैं, ये कौन सी पार्टी कहां पर लड़ेगी चुनाव, ये सब कुछ कल तय हो जाएगा, कल ऐलान हो जाएगा। दिलीप जायसवाल का ये अहम बयान। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक आज हो रही है और इस अहम बैठक में कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और कल होगा एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान। ये अहम बयान आया है बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। और बिहार चुनाव पर आरजेडी की बहुत बड़ी बैठक, राबड़ी आवास पर लालू की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। चुनावी रणनीति पर लालू और तेजस्वी का मंथन, सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर के भी चर्चा हुई है। सहयोगी दलों के दबाव पर भी बैठक में यह बात हो रही है। महागठबंधन में भी सब कुछ अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं वो ज्यादा सीटों का दबाव बना रही हैं। लेकिन अहम बैठक हो रही है आरजेडी की। आरजेडी को ये तय करना है कि किस सहयोगी के लिए कितनी सीटें छोड़नी है, ये आरजेडी तय करेगी और लालू प्रसाद यादव के और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में यह बैठक हो रही है। पटना में 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। इसमें तेजस्वी समेत पार्टी के तमाम प्रमुख नेता जो हैं वो मौजूद हैं। कितनी सीटों पर लड़ा जाए, किन किन सीटों पर लड़ाया जाए, किस सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। वहीं सहयोगी दल लगातार ज़्यादा सीटों के लिए आरजेडी पर जो है वो दबाव बना रहे हैं। जैसे कांग्रेस 70 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। मुकेश सहनी, भाकपा माले की ओर से भी 30 सीटों की डिमांड जो है वो की गई है। पशुपति पारस ने 8 सीटों की मांग कर दी है। जेएमएम ने 12 सीटों की सूची जो है वो तेजस्वी को सौंपी है। तो इस मामले को कैसे टैकल किया जाए, इस पर भी जो है अंदर मंथन हो रहा है। अब बैठक से क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। तेजस्वी यादव दिल्ली भी जाने वाले हैं, वहाँ राहुल गांधी से जो है उनकी मुलाकात जो है वो होनी है। बता दें पहले चरण का जो नामांकन है वो 10 तारीख से ही शुरू हो गया है, लेकिन महागठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये अब तक जो है वो तय नहीं हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल देर शाम तक जो है महागठबंधन में चीज़ें सुलझ सकती हैं और कौन से दल कितने सीटों पर लड़ेंगे इसका ऐलान जो है वो हो सकता है। उसके बाद जो है महागठबंधन के जो दल हैं वो प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी करेंगे। इतना तय माना जा रहा है कि आरजेडी जो है महागठबंधन में 130 या 138 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन में सीट बंटवारे पर। सूत्रों से यह बड़ी खबर है, सहयोगी दलों के दबाव पर आरजेडी का बड़ा फैसला। 130 से 138 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी। और मुकेश सहनी की वीआईपी को 15 से 18 सीटें ही देगी आरजेडी, ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और मुकेश सहनी 30 सीटों पर अड़े हुए हैं और साथ साथ डिप्टी सीएम का पोस्ट भी मांग रहे हैं। उनके लिए ऐलान करने की मांग वो कर रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 सीटें मांगी हैं, जबकि 2 सीट ही आरजेडी देने को तैयार है। कांग्रेस 60 सीटें मांग रही है, जबकि आरजेडी 50 से ज्यादा कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा सीपीआई एमएल को भी 20 से 22 सीटों से ज्यादा नहीं देगी आरजेडी, जबकि सीपीआई एमएल की ओर से 30 सीटों की डिमांड की गई है। उधर सीपीआई ने 24 सीटों की लिस्ट आरजेडी को सौंपी है, जबकि आरजेडी सीपीआई को 6 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। सीपीएम 10 सीटें चाहती है, आरजेडी 4 से 5 सीट देने को तैयार है। वहीं पशुपति पारस ने 8 सीटों की डिमांड की है, जबकि आरजेडी 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है पारस को, और पार्टी मर्जर का भी ऑफर दिया है। तो एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान मची है, वहीं राबड़ी आवास के बाहर कई जिलों के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, टिकट के लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। टिकट के दावेदारों का कहना है कि जल्द टिकट फाइनल करें, नहीं तो नुकसान होगा।
राबड़ी आवास के बाहर टिकट की मांग को लेकर राजद नेताओं कार्यकर्ताओं का जो धरना है वो जारी है। हाथों में बैनर पोस्टर लेके पिपरा से यहाँ पर राजद नेता कार्यकर्ता पहुँचे हैं। देखिए, पवन कुमार को जो है पिपरा से प्रत्याशी बनाया जाए, इसकी मांग जो है वो की जा रही है। यहाँ पे ये लोग धरना भी दे रहे हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि पिपरा विधानसभा को अगर बचाना है तो राजद कोटा से पवन कुमार को लाना होगा। इनको टिकट देने की मांग की जा रही है। हमारे साथ पवन जी खुद हैं। क्या इस तरह से धरना देने से, यहाँ पे नारेबाजी करने से टिकट मिल जाएगा? नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग लगातार 4 बार से पिपरा विधानसभा एक विधवा हो गया है, विधवा के रूप में ये हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ हम लोग का विधायक नहीं, ये 4 बार से लगातार हार रहा है और जब से पार्टी दूसरे के खाता में दे देता है तब से लगातार हार रहा है। जब तक लालटेन का सिंबल था तब तक हम लोग के पास विधायक था और हम चकिया नगर परिषद के चेयरमैन हो गए और जब से चेयरमैन बने हैं तब से 71 कन्या का सामूहिक विवाह पूरे पिपरा विधानसभा में घूम घूम कर गरीब कन्या का रजिस्ट्रेशन करा के शादी। लालू तेजस्वी से बात हुई आपकी? यहाँ पे खड़ा हैं वो लोग, कई बार आते जाते हैं, यहाँ से बात हुई आपकी? अभी वहाँ अंदर तो घुसने नहीं दे रहे हैं लोग, लेकिन 1 सप्ताह पहले बैठक हुआ था तेजस्वी जी के आवास पे। वहाँ आश्वासन भी दिया गया कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल के खाता में रहेगा और चुनाव लड़वाएंगे। खबर गवाह में बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर से छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया जिसमें कई छात्र आपस में लड़ते दिख रहे हैं। पुलिस ने 10 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला शहर के वैष्णव कॉलेज का है। कुर्सी पर बैठने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में पहले बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे, एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। बेल्ट और डंडे भी चले और देखते देखते कॉलेज का मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने लड़ाई करने वाले छात्रों की पहचान कर ली है। 10 से ज्यादा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देखिए कैसे एक दूसरे को पीट रहे हैं, लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं, जमीन पर गिराकर मार रहे हैं। ये एमपी के इंदौर की तस्वीरें छात्रों की लड़ाई की। नोएडा के सेक्टर 107 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी के बाहर 2 बाइक सवार आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर हेलमेट से वार किया जिसमें एक का हेलमेट ही टूट गया। फिर दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान उनकी बाइक भी वहां पर गिर गई। मारपीट को देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक यह तमाशा चलता रहा। विवाद किस बात को लेकर हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मारपीट का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे पर हेलमेट से वार किया जा रहा है, जमीन पर गिरा करके हमला किया जा रहा है, मुक्के बरसाए जा रहे हैं। सड़क पर चलते हुए संग्राम की ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 107 इलाके की। रोड रेज की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ी हैं। मामूली सी बात को लेकर एक दूसरे पर लोग हमला कर देते हैं, आपा खो बैठते हैं। करवा चौथ के दिन जहां सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, वहीं पंजाब के फिरोजपुर में एक पत्नी ने घर में घुसकर अपने पति की दूसरी पत्नी को जमकर के पीटा। बताया जा रहा है कि परमजीत नाम के शख्स ने 2 शादियां की, लेकिन माहौल तब गर्मा गया जब पहली पत्नी वीणा अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आई और घर में घुसकर दूसरी पत्नी संजना को पीटने लगी। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहली पत्नी वीणा अपनी साथियों के साथ घर में घुसती है और संजना को घसीटते हुए बाहर लाती है, फिर उसके ऊपर हमला बोल देती है। आरोप है कि पहली पत्नी वीणा ने दूसरी पत्नी संजना का अपहरण करने की भी कोशिश की। पुलिस मामला दर्ज कर मारपीट करने वाली महिला और उसके साथियों की तलाश में जुटी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आज यूपी में दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, जहां उन्हें आलिम की उपाधि दी गई। इस दौरान आमिर मुत्तकी से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है। कोशिश करेंगे कि रिश्ते और भी बेहतर हो जाए और ये आना जाना ज्यादा होता है तो उम्मीद है कि हालात और भी बेहतर हो जाए, क्योंकि हम एक खिते के ममालिक हैं और एक दूसरे के साथ सकाफती और तिजारती और डिप्लोमेटिक रवाबित है, उसको मजबूत करना चाहिए। तो हमारा आने का मकसद भी ये था कि
यहाँ लोगों के साथ, यहाँ मदारिस दारुल देवबंद के साथ और हुकूमत के साथ और सब सियासियों के साथ, तजार लोगों के साथ हिंदुस्तान के दरमियान तजारत और इक़्तिसाद और सियासी रवाबित में और भी पुख्तगी आ जाए और उम्मीद है कि ये सब रिश्तों में पेशरफ्त आ जाए। इंडिया इतनी अच्छी है, महिला पत्रकारों की मौजूदगी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें कंट्रोवर्सी हो गई है, प्रियंका गांधी तक ने सवाल उठा दिया। अच्छा, बात यह है कि हम लोग सब यहीं खिते के रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के ज़बान याद करना एक तो ज़रूरत है और हम इस पर खुश है कि कुछ न कुछ बोल सकता हूँ। लोगों की मौजूदगी नहीं थी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हमने उसको बंद नहीं किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। छात्रा ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और उसकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित छात्रा के परिवार ने बताया कि छात्रा अपने दोस्त के साथ कॉलेज कैंपस के बाहर खाना खाने गई थी, जहां पर रास्ते में 5 बदमाश कहीं से आए और उन्होंने बारी बारी से छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। बदमाशों ने छात्रा का मोबाइल फोन भी छीन लिया और फोन वापस करने के एवज में पैसे की मांग कर रहे थे। फिलहाल पीड़ित छात्रा अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की दुर्गापुर के एक निजी कॉलेज में पढ़ती है। पीड़ित ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद उसका फोन भी छीन लिया गया था। शुक्रवार की रात पीड़िता एक दोस्त के साथ कैंपस से बाहर गई थी और वहीं पर खाना खाने के लिए गई थी, लेकिन रास्ते में 5 बदमाश आए और उन्होंने बारी बारी से छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने कैंपस के पीछे सुनसान जगह पर छात्रा से दुष्कर्म किया। मेडिकल छात्रा का पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम लोग चाहते हैं जो अपराधी है उसको मतलब सजा हो और समाज में जो ये सब किट जो है ये नाश हो। हम लोगों का एक मतलब पश्चिम बंगाल में कहीं पे कोई भी जगह में कोई सेफ नहीं है लड़की, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो लीडर ऑफ अपोजिशन वो इंटरफेयर करे और ये केस में हम लोग को सहायता करे, क्योंकि हम लोग को जो राज्य का जो प्रशासन है आप लोग जानते हैं कि रेप नहीं बोलेगा, ये लोग बोलेगा कि दूसरा कुछ हुआ है, पर ओरिजिनली रेप हुआ है और हम लोग इसका कार्रवाई चाहते हैं। और अब बात करते हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जारी तकरार की, जिसके बीच पवन सिंह ने चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है। यह झगड़ा है या पवन का नया दांव, समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी में पवन सिंह के घर वापसी के बाद से ही उनकी पत्नी ज्योति ने मोर्चा खोल रखा है। पहले उन्होंने लखनऊ पहुंचकर काफी हंगामा किया, पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और फिर दोनों के बीच वार पलटवार चलता रहा। इस बीच ज्योति महागठबंधन का समर्थन भी उनको मिला। समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रचारक बनाने का दावा किया। वहीं ज्योति ने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की और पीके ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। इस बीच अब पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट कर चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है। पवन सिंह के चुनाव ना लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि वो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पावर स्टार पवन सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में नहीं आया था ना, मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। ऐसा क्यों? आप लोग तो उनके जरिए शाहबाद जो है पूरा साधने की कोशिश में थे, उनको आरा से लड़ाने की चर्चा थी, फिर ऐसा क्या हो गया? क्या जो पत्नी का मामला है उसको लेके कुछ इस तरह से? भाई पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो समर्पित कार्यकर्ताओं को कोई चुनाव लड़ने से ही समर्पित कार्यकर्ता नहीं हो जाता है, उसकी अपनी भूमिका होती है। तो भूमिका अपनी पवन सिंह अपनी भूमिका चुनाव में निभाएंगे एनडीए के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्या दिक्कत है? ये हैं अजय आलोक बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। इस बीच सबके मन में यह सवाल है कि आखिर पवन सिंह ने चुनाव ना लड़ने का ऐलान क्यों किया। इसको लेकर एक फैक्टर प्रशांत किशोर यानी पीके भी माने जा रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि पवन उनके दोस्त हैं, चुनाव ना लड़ने के फैसले के बारे में उन्हें नहीं पता। पवन सिंह जी हमारे मित्र हैं, वो भाजपा में है, कहाँ है उससे मतलब नहीं है, हमारे मित्र हैं। उनकी पत्नी कल आई थी, जैसा कि आपके सामने आई, प्रेस के सामने मैंने जो कहा, उनका जो व्यक्तिगत मामला है उससे हमारा जनसुराज का कोई लेना देना नहीं है और राजनीतिक तौर पर उनकी पत्नी ने मेरे से कोई बातचीत की नहीं है।
जैसा आप बता रहे हैं, पवन सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये उनका और भाजपा का मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं कहना है। बड़ी खबर आ रही है, आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले से जुड़ी हुई। अभी तक नहीं हो पाया है पूरन कुमार के शव का पंचनामा। परिवार ने डीजीपी की गिरफ्तारी के बाद ही पंचनामा कराने की शर्त रखी है। कल चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में बुलाई गई महापंचायत, 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। इसी कमेटी ने आज मीटिंग में कल महापंचायत बुलाने का फैसला लिया है। फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है। तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। जैसे ही हमें जो भी परिवार बोलेगा उसी के हिसाब से करेंगे, और परिवार हमें जो भी इंटीमेट करेगा अभी वो हम आपको बता देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।